नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में मतलब यह तो ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी का आपका 15वां लेक्चर है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। और इसमें हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जितने भी प्रायद्वीपीय पठार हैं भारत के, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक समझ बनाया। और जो ये आपका अरावली श्रृंखला है और यह मालवा का पठार है, इसके बारे में हमने फुल डिस्कशन कर लिया था। और हमने ये बोला था आपसे कि जितनी चीज़ें और नीचे की ये सारी चीज़ें बची हैं, उसके बारे में अगले वीडियो यानी कि आज हम लोग देखेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग बेहतरीन तरीके से अभी तो हमने दो चीज़ सिर्फ देखा है प्रायद्वीपीय पठार का, सिर्फ दो चीज़। कौन कौन से? एक हमने अरावली की पहाड़ियों के बारे में समझा है और एक मालवा के बारे में समझा है, और एक समग्र रूप से एक हमने समझ भी बना लिया है, क्रिएट कर लिया है, जिससे आपको अगर लोकेशन बताया जाए तो आपको डिस्कस या फिर आपको अपने में जब डिस्कशन करें या फिर किसी से समझें, किसी एटलस से, तो आपको प्रॉब्लम्स ना हो, आराम से आप समझ जाएं कि हम जब सतपुड़ा का नाम लेंगे तो सतपुड़ा कहाँ पे है। इसमें हमने बेहतरीन तरीके से समझ बना दिया था इसके अगले वाले वीडियो में। आप लोग देखे नहीं होंगे तो देखिएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में ही करेंगे। यह भाग 2 है। इसमें हम लोग विंध्यन श्रेणी, पश्चिमी घाटी, दक्कन ट्रैप, ये दक्कन का पठार पूरा आपको पता होगा दोस्तों। हमने बहुत विधिवत तरीके से चट्टानों के वाले भाग में पढ़ा था। दक्कन ट्रैप, अर्कियन क्रम की चट्टान है ना, गोंडवाना क्रम की चट्टान, ये सब हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। गोंडवाना क्रम की चट्टान इस तरफ पाई जाती हैं, जो आपकी घाटियाँ हैं, नदी घाटियाँ, नर्मदा घाट, गोदावरी नदी घाटी, इधर आपका गोदावरी के बाद ऊपर दामोदर नदी घाटी, इस तरह की जो नदी घाटियाँ हैं, कृष्णा नदी घाटी, तो इसमें पाई जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टान। हमने पढ़ लिया है बेहतरीन तरीके से। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आकर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? यह पहाड़ियाँ होगी पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी, अन्नामलाई श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी। इसके बाद आपका यह दंडकारण्य का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पठार, और इधर विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग बस सुनते चलिएगा और जहाँ पे नोट करने का होगा वहाँ पे नोट करिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, शुरू हो जाइए। अब आप लोग अपनी कॉपी पेन रख कर या फिर लेकर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते चलिए, क्योंकि यहाँ से आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, जितने भी आपके स्टेट पीएससी होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट पीएससी के, बीपीएससी वगैरह, आरएएस वगैरह, और आपके अगर देखा जाए सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, ये सारे एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, सबको समग्र रूप से हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। हर एक एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, चाहे वो बड़े से बड़ा एग्जाम हो, चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम हो। ज्योग्राफी में अगर आप पूरे के पूरे 84 वीडियो देख लेते हैं हमारे पूरे पैकेज को, तो आपको कहीं से पैकेज भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पूरा छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये मेघालय वाला हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें रैंगमा, यह सब पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। रैंगमा हो गया, और आपका जयंतिया हो गया, गारो खासी जयंतिया हो गया, मिकीर हो गया, रैंगमा, ये सब पहाड़ियाँ इधर पाई जाती हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बस आप लोग समझते चलिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों, यह पठार पश्चिम बंगाल राज्य के पुलरिया, क्या नाम है? पुरलिया जिले से तथा झारखंड राज्य के पलामू, झारखंड, देखिए यह पूरा का पूरा बेल्ट, यह पश्चिम बंगाल वाला बेल्ट है। इधर आपका झारखंड वाली बेल्ट है दोस्तों, जो कि बिहार से अलग हुआ था, और इधर आपका छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, और नीचे उड़ीसा वाला इलाका है। तो यहीं पर यह फैला हुआ है पूरा विधिवत अच्छे तरीके से। अगर देखा जाए कहाँ पर सबसे ज़्यादा फैला है छोटा नागपुर का पठार, तो किस राज्य में? तो बोलेंगे दोस्तों झारखंड में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं आपके, जो आपको लिखना है लिखिए। पश्चिम बंगाल राज्य के पुलरिया से तथा झारखंड राज्य के पलामू, लिखिएगा झारखंड राज्य में इधर इस साइड पलामू, धनखड़, गया, हजारीबाग, संथाल और परगना व रांची जिलों में विस्तृत है। ये चीज़ें दिमाग से नहीं स्किप होना चाहिए, और इसे लिख लेंगे एक जगह, जो चीज़ें हमने बोली है। इसके बाद जो आपका छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों, यहाँ से महानदी
सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, इस प्रकार से बहुत सारी नदियां बहती हैं। लेकिन जो प्रमुख नदियां हैं हमने आपको बताया, महानदी यहाँ से निकलती है और कहाँ से, आपका उड़ीसा से होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद दोस्तों दामोदर नदी भी इधर आपका जो छोटा नागपुर का पठार है इसके उत्तरी भाग को बॉर्डर बनाते हुए किधर गिरती है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, आपको पता होना चाहिए। यही जो दामोदर है दोस्तों यही जाके हुगली नदी में मिलता है। और उसी जगह आपका द्वीप है कोलकाता, आपको पता है कोलकाता द्वीप, कोलकाता द्वीप कहिए, कोलकाता आप कहिए दोस्तों, कोलकाता एक तरह से तट है और हमारा वहाँ से डैकयार्ड जिसे हम गोदी बोलते हैं वह चीज़ें वहाँ पे बनी हुई है। कोलकाता जो हमारा डैकयार्ड है, गोदी है दोस्तों, वह तट पे नहीं है, वो नदी गोदी उसे बोला गया, समुद्री गोदी नहीं है, वो समुद्री तट पे नहीं है, वो हमारा नदी तट पे है। और उससे जो दामोदर और हुगली नदियां हैं उससे होते हुए हम आते हैं समुद्र तट पे। ये चीज़ हमने बताया हुआ है, आपको याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो याद रखेंगे। महानदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी और दामोदर, ये सारे पहाड़। सोन नदी तो यहाँ से निकलती है और गंगा नदी में दक्षिण से मिलने वाली नदी है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो कि सारी नदियाँ इसी जगह से निकलती हैं जो हमने बताया। इसको लिख लेंगे। सोन नदी, आगे लिखिएगा, सोन नदी पठार के उत्तर पश्चिम में, सोन नदी पठार के उत्तर पश्चिम, यह उत्तर होगा और यह पश्चिम होगा, उत्तर पश्चिम में, इस साइड से उत्तर पश्चिम में बहकर गंगा में पश्चिम से पूर्व, नहीं गंगा में मिलती है, यह लिखिएगा, उत्तर पश्चिम में बहती हुई गंगा में जाके मिल जाती है, यह चीज़ लिख लेंगे। ठीक है, पहली चीज़, जैसे यहाँ से निकला और कहाँ पे जाके मिलेगा, गंगा में जाके इस प्रकार से मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, पटना में, यह बात भी लिख लेंगे। दामोदर नदी पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। जो दामोदर नदी है पठार के बिल्कुल मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, मध्य भाग से एक तरह से कहा जाता है कि आपका जो झारखंड या फिर आप छोटा नागपुर पठार है, इसको कौन सी नदी काटती है, बिल्कुल बीच से बॉर्डर बनाती है। तो बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल बीच से बॉर्डर बनाने वाली दामोदर नदी है जो कि आपके छोटा नागपुर पठार को काटती हुई पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ये चीज़ लिख लेंगे दोस्तों। जो दामोदर घाटी है ना, यह पूरा का पूरा हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है और यहाँ पर कोयले जो हैं, हमारे जो द्वितीय कोटि का कोयला है बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। द्वितीय कोटि का, एंथ्रासाइट वाला नहीं, बिट्यूमिनस वाला बहुत ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। लगभग 98% क्षेत्र जो कोयले के होते हैं हमारे दामोदर घाटी, नर्मदा घाटी और किश्रा घाटी में पाए जाते हैं। ये चीज़ लिख लेंगे, ये हमने बताया भी है अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो। ये चीज़ हो गया। इसके बाद लिखेंगे महानदी के बारे में। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है, महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है, यहाँ पे बनाती है दक्षिणी सीमा, बीच में दामोदर और दक्षिणी सीमा महानदी बनाती है। महानदी दक्षिणी सीमा बनाती है, ये चीज़ लिख लेंगे दोस्तों। और ये दक्षिण पूर्व दिशा से बहती हुई राजमहल की पहाड़ियों से पठार की उत्तरी सीमा बनाती है, ये बात भी लिख लेंगे ये चीज़। या फिर एक चीज़ और लिखेंगे, जो राजमहल की पहाड़ी है वह इस पठार का उत्तरी सीमा बनाती है। यह उत्तरी सीमा, यहाँ पूरा क्या है दोस्तों, यह पूरा राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, यह पूरा राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि हमारे इधर मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं उससे और इससे जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं यह किस गैप द्वारा अलग हुई हैं, गारो गैप, राजमहल गारो गैप द्वारा अलग हुई हैं। जिसे हम किस नाम से और जानते हैं दोस्तों, बताएंगे राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं, या फिर किस नाम से जानते हैं उसको, तो बताएंगे दोस्तों इसको एक और गैप के नाम से जानते हैं जिसे मालदा गैप कहते हैं। मालदा गैप, मालदा गैप या फिर राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। जो चीज़ें हमने कल बताई थी अगर आपने नोट किया होगा तो बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। अब आगे ये सारी चीज़ें रहेंगी इसके बारे में। अब इसमें आपको यह जान लेना है, जो रांची शहर है, यहाँ पर रांची दोस्तों, रांची शहर जो स्थित है बिल्कुल बीच में, अगर कहें रांची शहर मान लीजिए यहाँ पे स्थित है, रांची शहर के चारों तरफ से नदियाँ निकलती हैं इस प्रकार से, मतलब कि एक तरह से फुहारा होता है ना, फुहारा, इस प्रकार से नदियाँ निकले, पानी निकलती है ना फुहारे से बिल्कुल फैल के, तो उसमें तो फुहारे में पीछे की तरफ नहीं जाती हैं, लेकिन इसमें क्या है, चारों तरफ। रांची शहर झारखंड में स्थित है, रांची का कैपिटल, झारखंड का कैपिटल रांची है, जो कि छोटा नागपुर पठार के बिल्कुल बीचों बीच या फिर कहिए ऐसे जगह स्थित है जहाँ से चारों तरफ नदियाँ फैलती हैं, बिल्कुल एक तरह से जाल बिछाते हुए। दोस्तों ये चीज़ लिख लेंगे, जो आपसे पूछा गया था कि झारखंड में कौन सा ऐसा शहर है जो कि छोटा नागपुर के पहाड़ियों पर स्थित हो और उससे, उस पॉइंट से, उस शहर से चारों दिशाओं में नदियां बहती हैं। तो बताएंगे दोस्तों झारखंड का रांची शहर,
ठीक है ना, यह चीज़ याद रखेंगे। और झारखंड का रांची शहर आपको यह भी पता होना चाहिए आपके कर्क रेखा पर स्थित है, जो हमने पहले वीडियो में बिल्कुल डिस्कस किया था जब भारत के भौगोलिक समझ को हमने बना रहा था, है ना। यहाँ के रांची शहर से चारों दिशाओं में नदियां बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। इस पठार को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल सुसज्जित या फिर नवीनीकृत पठार, या फिर भारत का रूर, या फिर भारत का समग्रित जितने भी खान्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, है ना, जैसे एल्युमिनियम हो गया और आपके मैग्नीज हो गया, आपका आयरन हो गया, कोयला के लिए तो प्रसिद्ध है ही, और आपका डायमंड्स की भी कुछ चीज़ें मिल रही, डायमंड्स वगैरह आपका, है ना, गोल्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से पर्याप्त रूप से मिल जाती हैं। ये चीज़ याद रखेंगे, ये चीज़ लिख लेंगे। अब यह हो गया हमारा छोटा नागपुर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मेघालय के पठार के बारे में। मेघालय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा जानना है हमें। मेघालय के पठार मालदा गैप द्वारा राजमहल की पहाड़ियों से अलग होता है, या फिर मेघालय की पठार पश्चिमी तट से, पश्चिमी प्रायद्वीप से, भारत के प्रायद्वीपी पठार से मालदा गैप द्वारा अलग होता है। यह चीज़ लिखेंगे पहली लाइन। और यह जो आपका मेघालय की पठार हैं लगभग 35,291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं दोस्तों, इसको भी लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, जैसे हमने बोला था ना कि आपकी जो अरावली शिखर है, अरावली शिखर की जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है अरावली श्रृंखला की, गुरु शिखर, लगभग 1700 मीटर के आसपास में उसकी ऊंचाई है ना। इसके बाद हमने यह भी बताया था आपको कि जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, हिमालय में 3 श्रेणियाँ हैं आपका, पहला बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय तो अलग भाग है, वो तुम्हारे यूरेशियन प्लेट का भाग है, यूरेशियन पर्वतों का भाग है। तो इस वाले पार्ट में, बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में जो आपका यह देख रहे हैं ना, यह गारो, खासी, जयंतियाँ, यह लगभग शिवालिक के आसपास मिलती हैं। तो शिवालिक में भी दोस्तों लगभग 800 एवरेज के पहाड़ियाँ, चोटियाँ पाई जाती हैं। लेकिन इसमें क्या 800 की नहीं दोस्तों, 630 से लेकर 1830 मीटर तक की ऊंचाई की इसमें पर्वत चोटियां हैं। ये चीज लिख लेंगे। पर्वत चोटियां कहीं भी पठारी रूप ही हैं, जो कि लावा के उद्गार से वो बढ़ती चली गई हैं, इस प्रकार से जम गई हैं, है ना। ये चीज याद रखेंगे। पठार के पश्चिम में, इस पठार के जो आपका यह पठार पूरा है, इस पठार के पश्चिम में जो आपका मेघालय के पठार, इसके पश्चिम में याद रखेंगे दोस्तों कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, गारो की। गारो की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, इस पठार के पश्चिम वाले इलाके में, इस प्रकार से स्थित है ना। गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर रैंगमा स्थित है, रैंगमा और मिकीर इस तरह से स्थित है। रैंगमा और मिकीर तो पड़ जाते हैं असम राज्य में, लेकिन गारो, खासी, जयंतिया मालवा पठार के पश्चिम में गारो पहाड़ी और मालवा पठार के पूरब में जयंतिया और खासी पहाड़ी स्थित है। खासी और जयंतिया क्रम से याद करेंगे। अब दोस्तों याद रखेंगे, जो यह खासी जयंतिया के बिल्कुल और पूरब में चले जाएंगे तो याद रखेंगे दोस्तों मिकीर और रैंगमा पहाड़ी स्थित है। यह चीज़ कॉपी पे नोट कर लेंगे, बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है दोस्तों, है ना। यह चीज़, इतनी चीज़ें आपने नोट कर लिया। तो 1 मिनट हम वीडियो को चेक कर लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स इस समय हो रहे हैं हमारे कैमरा में, तो दिक्कतें ना आती हों आपको। ये चीज़ एक बार हम चेक कर लेते हैं, सिर्फ 1 सेकेंड। देर के लिए खेद है दोस्तों, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, थोड़े से होते रहते हैं, तो इसको हमने चेक किया, बेहतरीन वीडियो चल रहा है, आगे चलते हैं हम लोग। हमने क्या क्या पढ़ लिया, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के पठार। अब पढ़ने हैं हमको दोस्तों दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप हमने बताया था आपको। आप ध्यान से अगर सुने होंगे, दक्कन ट्रैप की पठार, दक्कन ट्रैप जो आपका चट्टान है वो कहाँ से बना था, किस प्रकार बना था दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप दोस्तों इस वाले इलाके में आ जाता है, ये पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप है। और दक्कन ट्रैप की आकृति पता है किस प्रकार है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है दोस्तों, यह पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों, जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, इसके बीच से होते हुए सतपुड़ा, ये सतपुड़ा साइड देख रहे हैं, सतपुड़ा, मैकाल, इधर मैकाल पड़ता है, ऊपर राजमहल की पहाड़ियां पड़ती हैं, इसके बीच में ही विस्तृत है। पता है कितना इसका विस्तार है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ सकते हैं, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। इसकी सबसे ज्यादा जो विस्तृत है, विस्तृत रूप हमको मिलता है किस राज्य में मिलता है, तो बताएंगे दोस्तों महाराष्ट्र वाले राज्य में मिलता है सबसे ज्यादा इसका विस्तार। ये चीज याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, इसका कारण भी है।
क्योंकि पश्चिमी घाटी पर है, ज़्यादातर इसका हिस्सा पश्चिमी घाटी पर है इस पठार का। ये बात भी याद रखेंगे। इसका कारण है अभी हम बताते हैं, और इसको हमने बता भी चुका है एक बार, हम इसको बता चुके हैं एक बार दोस्तों। अगर आपने देखा होगा तो बेहतरीन तरीके से समझ बना सकते हैं दोस्तों। इस पहाड़ी पर या फिर इस पठार पर, जो दक्कन का पठार है, या पूरा वाला बेल्ट, ये पूरा का पूरा बेल्ट जो दक्कन का पठारी भाग है, उसकी सबसे ऊंची चोटी 500 से 1000 मीटर है। जैसे हमने देखा था मेघालय की 600 से लेकर कितना 610 से लेकर 1300 के आसपास थी, उसी तरह इसमें भी दोस्तों पठारी भाग है तो कुछ तो ऊंचाई होगा इसका, वही चीज़ ऊंचाई है। या फिर वह कह लीजिए लावा के मुख से बना हो, लावा के निकलने से, लावा के उद्गार से बना हो, या फिर उल्का पिंडों के गिरने से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। मतलब कहीं खाई बना है, कहीं खड्ड बना है, कहीं जल कटाव हुआ है अवनालिकों द्वारा, है ना, अवनालिकाएँ बना दी गई हैं, खड्ड बना दिया गया है, यह सारी चीज़ें हुई हैं। तो याद रखेंगे उसी के क्रम में इसकी जो ऊंचाई है, सबसे ऊंचाई वाला भाग है जो 500 से 1000 मीटर के एवरेज में पाया जाता है। यह बात याद रखेंगे। यह याद रखेंगे किस राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र। याद रखेंगे महाराष्ट्र। तो आपको तो लोकेशन तो याद ही हो गया होगा, है ना, क्योंकि इतनी बार हमने बता दिया है। महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है, यह पूरा बेल्ट महाराष्ट्र का है, पूरा महाराष्ट्र। इसके बाद मध्य प्रदेश जो भारत का दिल है, सोया प्रदेश बोला जाता है, बाघों का प्रदेश बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 526 बाघ स्थित हैं। पहले नंबर पर पूरे भारत में अगर देखा जाए बाघों की संख्या कितनी है तो 2967 हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो हमने शॉर्ट में बनाया हुआ है, आप देखे होंगे। महाराष्ट्र यहाँ पर दोस्तों क्या है? मध्य प्रदेश। इसके बाद इस साइड आ जाएंगे कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल में नहीं जाएंगे, केरल में नहीं जाना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। इधर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा उसके ऊपर। यह पूरे के पूरे राज्य, कितने राज्य हो गए? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु भी, यानी कि 7 राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों। इसका विस्तृत रूप आप इस प्रकार से एक समझ बना लेंगे कि हाँ फैला हुआ है यहाँ पर, लेकिन उसमें से भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लावा का विक्षेप हुआ है। विक्षेप मतलब फैलाव या फिर ऊंचाई, इस प्रकार से यहाँ पे लावा का हुआ है। कितने मीटर तक? 200 मीटर से अधिक गहरे हैं। यहाँ का लावा का जो विक्षेप हुआ है इस प्रकार अगर बन जाएगा तो अगर ऊपर चढ़ेंगे तो ये कितने मीटर गहराई पे दिखाई देंगे आपको दोस्तों? 200 मीटर तक, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर तक गहराई पर यहाँ पे लावा के विक्षेप मिलते हैं इस पठारी भाग में। दोस्तों आपने सुना होगा लोनार झील, लोनार लेक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। उसे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट विदों ने हमारे बताया है कि उल्का पिंडों के गिरने से बना है। उल्का पिंड जो देखते हैं अपना एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, वहाँ से टूटकर बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट में एंट्री करते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो उल्का पिंड होते हैं, तो वो जलने लगते हैं। बस उसी प्रकार से कभी इन्होंने कल्पना किया था कि जो यहाँ पे भूगोलविद हैं उन्होंने कल्पना किया था कि कभी ऐसा हुआ होगा जो कि बहुत बड़े पिंड के रूप में कोई गिरा होगा, और वह पिंड यहाँ पे गिरने की वजह से यहाँ पे लोनार झील का निर्माण हुआ, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसे अभी हाल ही में चर्चा में था कोरोना काल में दोस्तों, क्योंकि यहाँ का जो झील का पानी है ना बिल्कुल रेड हो गया था। तो कुछ लोग बता रहे थे एल्गी के कारण, तो दरअसल एल्गी का ही कारण रहा होगा, और कोई कारण तो रह नहीं सकता। उसमें एल्गी जो होती है बहुत ग्रीन भी होती है, येलो भी होती है, रेड एल्गी होती है, तो रेड एल्गी की मात्रा ज़्यादा हो गई होगी, इस प्रकार से निर्माण हुआ होगा। अब एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, इसमें जीवाश्म रहित है दोस्तों, जीवाश्म रहित है, इसमें जीवाश्म रहित है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे, जीवाश्म सहित नहीं है, जीवाश्म रहित है, मतलब जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जीवाश्म ही दोस्तों ग्रेनाइट का निर्माण किया है, नीस का, बेसाल्ट का, चूना पत्थर का तथा क्वार्ट्ज शैलें यहाँ से मिलती हैं। इस वजह से बोला जाता है जीवाश्मों का रहना, मतलब जीवाश्म रहित, जीवाश्म इसमें बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। यह चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि ये बेसाल्ट चट्टानों से बने। आपको बताया था अर्कियन क्रम की चट्टान, जो कि पूरे भारत में सबसे पुराने चट्टान के रूप में जानी जाती है, यह चीज़ हमने बताया था। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, हेडिंग लगाइएगा, ये विंध्यन के बारे में पढ़ेंगे। विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन श्रेणी और बुंदेलखंड बघेलखंड के बारे में अध्ययन से हेडिंग लगा लीजिए पहले, बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्याचल, ये तीनों एक ही में आपको बताएंगे, क्योंकि तीनों एक ही साथ हम पढ़ लेंगे। जो बुंदेलखंड है, पहले तो ऐसे सुन लें, जो आपका मालवा का पठार है, हमने बताया था कल मालवा का पठार दोस्तों, मालवा का पठार उत्तर पूर्वी भाग बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो मालवा का पठार है, यह वाला देख रहे हैं, इसका उत्तर पूर्वी यानी किधर, इस साइड वाला
यह उत्तर होगा और यह पूरब होगा, तो इस साइड का पूरा भाग यह वाला जो हमारा यूपी है, यूपी का दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, इसमें राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। इस तरह हरियाणा का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, हरियाणा वाला बेल्ट भी इसमें आ जाता है। वैसे अधिकतर मालवा के पठार में आपका हरियाणा का, गुजरात का, राजस्थान का भाग आ जाता है, लेकिन अगर देखा जाए और मध्य प्रदेश का थोड़ा इसमें आ जाता है। लेकिन अगर बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड और बघेलखंड यह नाम एक ही हैं, नाम अलग थोड़े हैं, यह उसी नाम से जाना ही जाता है। उत्तरी पूर्वी भाग इसका, इस मालवा पठार का उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी हिस्सा बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और बुंदेलखंड में यूपी, मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये सारे राज्य इसमें आ जाते हैं दोनों। और यह पठार उत्तर के यमुना तट से, उत्तर के यमुना के निकट, उत्तर के यमुना के निकट समाप्त होती है। ये चीज़ याद रखेंगे। अगर बोला जाता है जो आपका बघेलखंड है और बुंदेलखंड है, ये कहाँ पे समाप्ति होती है इसकी, तो बता दें उत्तर में जो यमुना वाला नदी है ना, यमुना, यह वाली यमुना नदी देख रहे हैं जो कि गंगा में आके इलाहाबाद में मिलती है, प्रयागराज में, यह वाला, तो यहाँ पर आके समाप्त होती है उत्तर में दोस्तों। इसके नीचे और सतपुड़ा यानी विंध्याचल के ऊपर, विंध्य श्रेणी के ऊपर, यह पूरा का पूरा बघेलखंड या फिर बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह पठार उत्तर में यमुना के निकट समाप्त होता है, यह एक लाइन लिख लेंगे। बुंदेलखंड में चंबल व यमुना नदियां बहती हैं, चंबल व यमुना नदियां बहती हैं, याद रखेंगे। हमने बताया था आपको ना, कहाँ से, इधर से देखिए, इधर से क्रम बताया था, केन नहीं बेतवा, सिंध, काली, केन, चंबल, इस तरह क्रम बताया था। केन बेतवा इस तरह था ना, चंबल केन बेतवा, चंबल केन बेतवा, इस तरह था ना क्रम, चंबल केन बेतवा, चंबल सिंध काली केन बेतवा, इस तरह हमने क्रम बताया था। तो चंबल नदी जो है दोस्तों, बनास नहीं, बनास नदी तो इसको इसको बिल्कुल बीचों बीच से काटती थी, इस पहाड़ी को, अरावली वाले को, जो आके पूरा हमारा किस में मिलती थी, किस में मिल जाती थी, इसमें, इस नदी में मिलकर सीधे यमुना का सहायक नदी बन जाती थी। इस चीज़ को याद रखेंगे, हमने कल ही डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, क्या हमने बताया, जो आपका बुंदेलखंड है चंबल व यमुना नदियों के द्वारा बहुत ज़्यादा काट दिया गया, यहाँ पे यही नदियाँ बहती हैं दोनों, और ये बड़ी बड़े बीहड़ का निर्माण करती हैं। इस वजह से यह पूरा भूमि प्रायः अगर देखा जाए इस भूमि में तो एक तरह से असमतल स्थिति हो गई है, ऊबड़ खाबड़ हो गया, असमतल स्थिति हो गया है, और यह अनुपजाऊ भूमि हो गई है, अनुपजाऊ बना दिया गया है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जब ये पठार होंगे, यहाँ पे पठारी भाग होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, बहुत ज़्यादा चट्टाने होंगे, खड्ड होंगे, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई होगा, कहीं बिल्कुल खड्ड होंगे, कहीं बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे खेती होगा, अनुपजाऊ होगा। इस वजह से उसे असमतल और अनुपजाऊ भूमि बोला गया है। इस पूरे क्षेत्र को, किस क्षेत्र को, बघेलखंड बुंदेलखंड के क्षेत्र को दोस्तों, जो कहाँ पाया जाता है, मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में, सॉरी उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे दोस्तों, मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य श्रेणी पाई जाती है। मालवा पठार के उत्तर पूर्व में तो बुंदेलखंड बघेलखंड, और इसके दक्षिण में देख रहे हैं विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी दोस्तों कहाँ से कहाँ तक फैली है पूछा जाता है, तो याद रखेंगे मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य श्रेणी लगभग 1050 किलोमीटर तक फैली हुई है, लंबी विस्तृत है, 1050 किलोमीटर तक लंबी इसका विस्तार है। इस प्रकार से ये पूरा विस्तृत है, इधर तक है यहाँ पे दोस्तों। लगभग यह कह लीजिए कि आपका जो है छोटा नागपुर का पठार वहाँ पे टच होता है, और ये आपका सतपुड़ा के पठार है, सतपुड़ा श्रेणी है, यह भी यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार के आसपास है ना, याद रखेंगे। इसके बाद जल विभाजक इसे बोला जाता है दोस्तों। अगर देखें हम ध्यान से तो जो विंध्य श्रेणी है हमारे भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। एक तरह से इसको जल विभाजक बोला जाता है, जैसे कि अगर यह यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है तो जो ऊपर की नदियाँ हैं, सारी ऊपर की सारी नदियाँ हैं, ये इधर तो नहीं आ पाएंगे। सबसे बड़ा कारण क्या है, ये पठारी भाग ही कारण है, क्योंकि उसका ढलान पठारी भागों का बिल्कुल उत्तर की तरफ है, इस प्रकार से। इस वजह से यहाँ से सारी नदियाँ इसमें जाके गंगा में मिलती हैं। जैसे आप खुद देख लीजिए, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है दोस्तों, झारखंड यानी छोटा नागपुर के झारखंड में अमरकंटक एक श्रेणी वहाँ से निकलती है, और कहाँ जाके मिलती है, गंगा में, पटना में जाके मिलती है सोन नदी। उसी प्रकार के बहुत सारी नदियाँ, हजारों नदियाँ हैं जो इस साइड आ ही नहीं पाती हैं। इस साइड आती भी कैसे, अगर आती भी है तो नर्मदा नदी घाटी में आती, नर्मदा नदी घाटी उसे बहाकर अरब की खाड़ी में ले जाती। अगर आ भी जाती बाय द वे तो सतपुड़ा की घाटी नहीं छोड़ती। अब मान लीजिए सतपुड़ा की घाटी को भी काट दिया, सतपुड़ा श्रेणी को भी काट दी सारी नदियाँ, तो यहाँ पे है दोस्तों ताप्ती नदी।
मतलब एक तरह से जी का जंजाल है, इधर पानी नहीं आने देना है तो नहीं आने देना है, क्योंकि हमारी पठारों की जो झुकाव है इस तरफ है, ऐसे उत्तर की तरफ है, और इधर वालों का पूरब की तरफ है, इधर वालों का किधर है दोस्तों, पश्चिम की तरफ है। जिस वजह से यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, पानी यानी कि जल का अभाव देखने को मिलता है बहुत सारे राज्यों में। इधर इस वाले क्षेत्र में हमेशा विवाद आप देखते होंगे, बेलगांव का विवाद आपने सुना होगा, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र लड़ रहे हैं, वो भी पानी के ही कारण हो रहा है। नर्मदा विवाद आपने देखा होगा, नर्मदा विवाद, आप यह जो गोदावरी विवाद आपने देखा है, आपने कावेरी विवाद देखा है दोस्तों। ये सारी विवाद क्यों है, कृष्णा नदी विवाद है, ये पानी के लिए ही विवाद है। ये चीज़ हम पढ़ाएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। जल विभाजक बोलते हैं दोस्तों किसको, बता देंगे विंध्य श्रेणी को। इसके बाद लिखेंगे पूर्व की ओर इस श्रेणी को कैमूर और भांडेर श्रेणी कहते हैं। पूर्व की ओर इस श्रेणी को कैमूर और भांडेर के नाम से जानते हैं। भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी किस राज्य में है, तो बताएंगे मध्य प्रदेश का बिल्कुल पूर्वी हिस्सा, और झारखंड का, और इधर आपका लगभग उड़ीसा में पश्चिमी हिस्से में इसमें पाया जाता है दोस्तों। लगभग यह जो हमारा विंध्य श्रेणी वहाँ तक टच हो जाती है। तो याद रखेंगे भांडेर या फिर कैमूर की श्रेणी, याद रखेंगे दोस्तों। इसका बिल्कुल विंध्य श्रेणी का कौन सा भाग है, बिल्कुल बिल्कुल पूर्वी भाग है। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात सहित अनेक प्रपातों को अपने बनाते हुए पश्चिम की ओर एस्टुरी बनाती हुई आपका अरब सागर में गिरती है। खंबात की खाड़ी से होती हुई अरब सागर में गिरती है, एस्टुरी का निर्माण करती है, क्योंकि बहुत ऊपर है। देखिए यहाँ से आती है आपके अमरकंटक से, अमरकंटक या फिर महादेव श्रेणी हम पढ़ाएंगे, पश्चिमी घाटी जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें पढ़ाएंगे आपको महादेव चोटी, महादेव श्रेणी जो है विंध्यन पे ही स्थित है, महादेव श्रेणी पर ही स्थित है दोस्तों अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी से दो नदियाँ निकलती हैं, एक तो नर्मदा नदी इधर चली जाती है, खंबात की खाड़ी से गिर जाती है अरब सागर में, और यहीं पर पड़ता है दोस्तों क्या, एक क्षेत्र है जबलपुर। जबलपुर है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ही एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। पूछा जाता है आपसे कि कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, कहाँ करती है, और कौन सी नदी करती है, किस दो पहाड़ियों के बीच में होता है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण, तो बताएंगे विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में होता है। नर्मदा नदी करती है, जबलपुर में होता है। जबलपुर कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका लंबाई है नर्मदा का और ताप्ती का वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये चीज़ याद रखेंगे जो हमने आपको बताया, ठीक है। अब अगर पूछा जाता है नर्मदा की लंबाई कितनी है तो क्या बताएंगे आप, नर्मदा की लंबाई कितनी है, नर्मदा जो नदी है उसकी लंबाई कितनी है, तो बताएंगे 1410 के आसपास में है। बताइए, नर्मदा की लंबाई 1410 किलोमीटर है और सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। सोन नदी जो ऊपर जाती है, बस ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग का एक बचा है लास्ट दोस्तों, यह वाला इसे क्या कहते हैं, सतपुड़ा श्रेणी। ध्यान सुनिएगा, सतपुड़ा श्रेणी जो है यह कहाँ से दोस्तों, यह पर्वतमाला, जो सतपुड़ा पर्वतमाला है नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के बीच में है। नर्मदा नदी घाटी और ताप्ती नदी घाटी के बीच में स्थित है। यह चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। एक चीज़ और इसमें याद रखेंगे, राजपीपला, यहाँ पर राजपीपला की चोटी है। राजपीपला की चोटी से लेकर, मतलब पश्चिम में राजपीपला की चोटी से लेकर पूरब में झारखंड के छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी तक फैली हुई है, दक्षिण भाग तक ये फैला हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जैसे महादेव की श्रेणियाँ हो गई, यहाँ पर महादेव की श्रेणियाँ हो गई, और आपका मैकाले पर्वत हो गया, छोटा नागपुर पठार हो गया, महादेव की श्रेणी हो गई, यहाँ तक ये इसका फैलाव है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ राजपीपला से लेकर महादेव श्रेणी तक, या फिर छोटा नागपुर पठार तक दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। इसी श्रेणी पर स्थित है आपका सतपुड़ा के श्रेणी पर स्थित है महादेव की चोटी, और एक कह लीजिए दोस्तों आप मैकाले पर्वत श्रेणी। ये चीज़ याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इसमें और क्या चीज़ें हैं आप ध्यान से देखिएगा। इसके पूर्वी सीमा पे हमने बता दिया, पूर्वी सीमा राजमहल स्थित है। यह पूर्वी सीमा अगर इसको यहाँ तक बढ़ाएं तो यह पूरा राजमहल चोटियाँ स्थित है, राजमहल श्रेणी स्थित है। यह राजमहल श्रेणी इसके पूर्वी भाग पर स्थित है। यह आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे दोस्तों। और अगर पूछा जाता है राजमहल चोटी, राजमहल श्रेणी जो सतपुड़ा चोटियाँ हैं, सतपुड़ा श्रेणी है, इसका पूर्वी भाग का निर्माण करती है, पूर्वी भाग का, या फिर बॉर्डर बनाती है पूर्वी भाग पे। ये चीज़ याद रखेंगे। या फिर अगर उत्तर पूर्वी भी लिखा है तो वो भी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मतलब यह वाला भाग, यह वाला नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं ना, इसको देखिए यहाँ पर क्रम से, अगर पूरब में है तो ऐसे होगा, अगर उत्तर पूरब में है तो इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों
एक चीज़ और लिखेंगे आप, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। इसके पहले जान लीजिए कि इस सतपुड़ा की जो एवरेज है, चोटी की जो ऊंचाई है 770 मीटर है, 770 मीटर है दोस्तों, यह बात। इसके बाद आप याद रखेंगे दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर है। कितना? धूपगढ़ 1350 मीटर में स्थित है दोस्तों, ऊंचाई है 1350 मीटर, और यह महादेव पर्वत पर स्थित है, महादेव पर्वत पर स्थित है दोस्तों। इसी जगह अमरकंटक की भी चोटियां स्थित है महादेव पर, जो कि जहाँ से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है, उसी महादेव पर स्थित है आपका कौन सी चोटी दोस्तों? बताएंगे धूपगढ़ चोटी, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिए, पूछा गया धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा के महादेव श्रेणी पर 1350 मीटर की ऊंचाई से पहली सबसे मतलब सर्वोच्च शिखर है सतपुड़ा की। अगर पूछा जाता है दूसरी सर्वोच्च शिखर, तो बता देंगे दोस्तों, दूसरी सर्वोच्च शिखर दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी मतलब दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो कि 1066 मीटर है। और इसी जगह से अमरकंटक से ही दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा एक सोन। ठीक है, नर्मदा इधर आ जाती है पश्चिम की तरफ, एस्टुरी बनाती हुई बंगाल की अरब सागर में गिरती है, और सोन दक्षिण से जाकर गंगा में मिल जाती है पटना में। यह बात याद रखेंगे। एक चीज और है दोस्तों, इसके उत्तरी ढाल पर, अगर उत्तरी ढाल की बात करें, उत्तरी ढाल इधर की तरफ, तब हम बताएंगे सोन और नर्मदा नदी बहती है। लेकिन अगर दक्षिणी ढाल की बात करें, इस तरफ झुकाव है, इस तरफ झुकाव में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? याद रखेंगे वेनगंगा, वर्धा और ताप्ती। कौन सी? वेनगंगा, वर्धा और ताप्ती। यह तीनों नदियां महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहती हैं बहुत सारी नदियां, लेकिन आपसे पूछा जाएगा वेनगंगा, वर्धा और ताप्ती नदियां, यह सतपुड़ा के दक्षिण में बहती हैं। यह रही दोस्तों पूरी की पूरी कहानी। अगर आपको समझ में आ गई हो कहानी, तो इसको बिल्कुल विधिवत, दोस्तों पता है ज्योग्राफी जो है एक हमारा समझ है। अगर आप जितनी गहराई तक इसमें जा सकते हैं, जितनी चीज़ें सोच सकते हैं प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से, वही हमारा ज्योग्राफी है। और बल्कि अगर आपके पास एटलस हो, तो हम जब पढ़ाया करें ना, तो उसमें एटलस में आप देखा करिए, आपका कोई चीज़ कभी गलत नहीं होगा, आप बेहतरीन तरीके से समझ बना लेंगे, और वह समझ आपको बहुत दिनों तक काम देगा दोस्तों। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इस वजह से हमने ज़्यादा नहीं बताया पश्चिमी घाट के बारे में, और ना ही पूर्वी घाट के बारे में बताया, क्योंकि इसका सेपरेट वीडियो लाएंगे, दो छोटे छोटे वीडियो, लगभग 20 मिनट से भी कम के होंगे, आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। सारी वीडियो आप फॉलो करिए, आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह पश्चिमी घाटी पूर्वी घाटी के बाद हम लोग नदियों का जाल स्टार्ट करेंगे, नदी तंत्र पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। बस इसके बाद बहुत जल्दी आपका बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा, घबराइए मत। 50 लगभग की 50 वीडियो जाते जाते आपका ज्योग्राफी का पूरा समाकलन आपको मिल चुका होगा, एक तरह से समझ लीजिए, पूरा निचोड़ आपको दे दिया गया होगा ज्योग्राफी का। अगर 50 वीडियो तक आपने देख लिया पूरा, तो बिल्कुल निचोड़ पढ़ लिए ज्योग्राफी, इसमें इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। उसके बाद आपको हलवा लगने लगेगा ज्योग्राफी दोस्तों। इस प्रकार से आप पढ़िए ज्योग्राफी को, और कभी मौका मिला तो जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होगा फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, घबराइए मत। और सारी चीज़ें आप पढ़िए, हिंदी बिल्कुल खत्म हो गया, हिंदी को भी देखिए। सारे एग्जाम की समग्रता रूप से आपको इस पर मिलेगा, इस चैनल पर, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बस एक सहयोग की ज़रूरत है आपकी, और कुछ बच्चे शेयर नहीं करते हैं, तो अगर शेयर करते होंगे तो बेहतरीन है, कोई बात नहीं है। और आप लोग मन लगा के बस पढ़ाई करिए, यही तो चाहिए। शेयर तो करेंगे ही, जब अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर करेंगे ही, अपने दोस्तों को जोड़ेंगे, है ना। चलिए धन्यवाद।